25 साल पहले जब मैंने अपनी डिग्री के लिए मैं गया था तो उस वक्त पीएमटी हुआ करती थी और बहुत ही टफ कंपटीशन हुआ करता था। खैर आज भी उससे टफ कंपटीशन है, बच्चों में टैलेंट भी ज़्यादा बढ़ गया है। आज के पहले उस ज़माने में तो 60% के अंदर ही मतलब नंबर आ जाता था। आजकल तो 90% के अंदर भी नंबर आना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि तादाद भी बढ़ गई है। और क्योंकि जब मैं फाइनल ईयर में आता था तो मेरे साथ वाले फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ करता था उस ज़माने के अंदर। और जितने भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हो गए जिनके मतलब हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से उनको बैक पेन वगैरह होता है, तो नस दब जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए भी उनको जयपुर जाना पड़ता था। अब उसकी सुविधा भी मतलब यहाँ पर हो गई है, तो वो भी जयपुर के लिए जाना उनका बंद हो गया है और यहाँ पर इलाज चालू हो गया उनका। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं एक बार फिर से स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में हैं गहलोत नर्सिंग होम के डॉक्टर प्रदीप गहलोत हमारे साथ में हैं। आज हम इनके संघर्षों से भरी कहानी को जानेंगे, इनकी जुबानी, इनकी कहानी, कैसी पढ़ाई रही। सर, आपका बचपन कैसा बीता? बचपन की क्या कहानी रही, कैसी पढ़ाई रही? सर, बचपन से ही मतलब मेरे फादर जो डॉक्टर थे तो उन्होंने शुरू से ही हमारे को ये मतलब कि इसी माहौल के अंदर हम पैदा हुए कि मतलब हमें डॉक्टर बनना है। और उसके बाद यहाँ पर उस ज़माने के अंदर पापा जी पहले एमडी बन के आए थे टोंक शहर के अंदर सन 1968 के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पर जो बीडीएस करके आया था, वो पहला डॉक्टर बीडीएस था टोंक शहर का। और उस वक्त क्या है कि बीडीएस कोई बनता भी नहीं था, इसलिए पापा जी ने ये ब्रांच चुनी और मुझे बीडीएस बनाया। और उसके बाद हमने पापा जी गवर्नमेंट सदर अस्पताल में थे, पीएमओ होते, उसके रिटायर होने के बाद हमने गहलोत नर्सिंग होम की स्थापना सन 1999 में करी। और उससे और लगातार अभी तक हम ये हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। और उस वक्त डॉक्टर साहब ने ये सोचकर मतलब इनकी ये स्थापना करी कि भाई वहाँ पर उस वक्त एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। तो और कई लोगों को क्या है कि गवर्नमेंट में जाने में असुविधा होती थी, तो उस सुविधा को देखते हुए हमने ये हॉस्पिटल खोला और आज तक अभी बहुत सफलतापूर्वक संचालन चल रहा है। और मैं पिछले 25 साल से इसमें सेवाएं दे रहा हूँ। और अभी अपने पिछले सबसे पहले अपने डिजिटल एक्सरे लेके आए, वो 10-11 साल पहले हम लेके आए थे। और उसके बाद हमने 8 साल पहले सीटी स्कैन की मशीन लगाई और अभी 3 साल पहले हमने एमआरआई की मशीन लगाई है। और ये एमआरआई की मशीन है जो टोंक शहर की पहली मशीन है और अभी तक कोई दूसरी मशीन है नहीं। तो ये सुविधा हम मरीजों के लिए ये इतनी अच्छी सुविधा हो गई कि मतलब कि कोई भी पेशेंट को अब जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सारे प्राथमिक उपचार है वो यहीं के यहीं हो जाते हैं। मतलब जयपुर की पूरी जांचें यहाँ पर हो जाती है। तो सर, आप ये बताइए कि आप जब पढ़ाई करते थे उस समय के मतलब वो समय और आज के समय को आप किस तरह से देखते हैं? अगर डॉक्टर बनना है तो बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? आज के 25 साल पहले जब मैंने अपनी डिग्री के लिए मैं गया था तो उस वक्त पीएमटी हुआ करती थी और बहुत ही टफ कंपटीशन हुआ करता था। खैर आज भी उससे टफ कंपटीशन है, बच्चों में टैलेंट भी ज़्यादा बढ़ गया है। आज के पहले उस ज़माने में तो 60% के अंदर ही मतलब नंबर आ जाता था। आजकल तो 90% के अंदर भी नंबर आना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि तादाद भी बढ़ गई है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन उस ज़माने के अंदर ये करना भी बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस ज़माने के अंदर डॉक्टर बनने के लिए अब एक तो मेहनत करनी पड़ती थी, दूसरा अवेयरनेस बहुत कम थी। और ये हमारा क्या है कि माहौल ऐसा था कि मतलब ये चीज़ हमको हमें आसानी से ये करने को मिल गई है। लेकिन अभी इस माहौल के अंदर तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी सब मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और काफ़ी ज़्यादा डोनेशन हो रहा है और फ़ीस भी बहुत बढ़ गई है। उस ज़माने के अंदर फ़ीस भी बहुत कम थी, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उस लिहाज से देखते हुए जो अपने कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करें और बहुत मतलब कि सफलतापूर्वक अपना काम करें। सर, देखा जाता है कि नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे तैयार होते हैं, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन 1-2 साल के अंदर वो ढेर हो जाते हैं।
वो देखते हैं कि अगर इतना पैसा लग गया अपने पेरेंट्स का, अगर अपन डॉक्टर नहीं बने तो क्या होगा, और वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई इसके लिए तो ऐसा ही है कि देखो सुसाइड तो एक वो चीज़ हो गई कि अपने आप को मतलब आत्मविश्वास की उनकी में कमी आ जाती है एक तरीके से, क्योंकि एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं, दोनों बार फेल हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कभी भी आत्मविश्वास को अभी नहीं खोना चाहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, क्योंकि हमारे टाइम के अंदर भी लोग बाग, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हुए हैं। जब मैं फाइनल ईयर में आता था तो मेरे साथ वाले फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ करता था उस ज़माने के अंदर, मतलब कि वो हारते नहीं थे और लगातार देते रहते थे। तो अब यही मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को, कि ना हारना नहीं है, आत्मविश्वास पे अपना बल रखना है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको 5 बार देना चाहो तो दे सकते हैं आराम से। और निश्चित रूप से एक बार उनको सफलता ज़रूर मिलती है, और हार नहीं मानना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं आप गहलोत, जो आपका जो सेंटर है, उसको किस तरह से देखते हैं आने वाले 5 सालों के लिए, कि किस तरह की नई सुविधाएँ आप लाने वाले हैं? अभी जो मेरे पास जो ऐसी सुविधा चल रही है वो वैसे तो लेटेस्ट सुविधा है, क्योंकि इसके बाद शायद ही कोई ऐसी सुविधा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल की जो यहाँ पर ज़रूरत है। और आगे वाले समय के अंदर जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, तो यहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह आएंगे तो उनके अनुसार जो भी वो जांचें लिखेंगे, तो उस आधार पर हम आगे मेमोग्राफी वगैरह और दूसरी चीज़ें और लाने वाले हैं, कि मतलब कैंसर का उपचार के लिए जो यहाँ पर अभी अवेलेबल बहुत कम है डायग्नोसिस के लिए, तो वो चीज़ अब वो लाने वाले हैं। सर, सीटी स्कैन का जहाँ तक मेरे को पता है कि सबसे पहले आपके सेंटर के अंदर सीटी स्कैन मशीन आई थी, उसके बारे में किस तरह से आप जागरूक करना चाहेंगे आम जनता को? किस किस काम में आ जाती है वो चीज़? देखो, सीटी स्कैन मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर अपन बॉडी का प्रत्येक पार्ट की सीटी स्कैन मशीन में के अंदर जांच हो जाती है। अगर सबसे बड़ी चीज़ तो आजकल उस ज़माने में हेड इंजरी के लिए सारे पेशेंट को, मतलब जैसे हेड इंजरी हुई तो सारे पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता था। भले ही वहाँ जाके अगर नॉर्मल रिपोर्ट आती थी तो वो एक दिन में वापस चक्कर काट के आना पड़ता था उसको, उसके 2-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे। अब ये सुविधा यही मिलने लग गई है। हेड इंजरी का जैसे नॉर्मल स्वेलिंग वगैरह भी होती है तो उसका यही ट्रीटमेंट हो जाता है, छोटा मोटा इलाज यहीं हो जाता है। मेजर के लिए तो वैसे भी जयपुर जाना ही पड़ता है, लेकिन अब इनिशियल स्टेज पे वो जांच हो जाती है तो उसके लिए मरीजों का रेफर टू जयपुर कम हो गया। और इसके अलावा एमआरआई की जो मशीन है उसके अंदर अब आजकल जितने भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हो गए जिनके मतलब हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से उनको बैक पेन वगैरह होता है, तो भी चीज़ नस दब जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए भी उनको जयपुर जाना पड़ता था। अब उसकी सुविधा भी मतलब यहाँ पर हो गई है, तो वो भी जयपुर के लिए जाना उनका बंद हो गया है और यहाँ पर इलाज चालू हो गया उनका। पहले के मुकाबले टोंक शहर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ी है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का कंपटीशन दिखाई देता है और उनसे अलग किस तरह से हैं आप? भाई तादाद तो बढ़ी है, लेकिन तादाद बढ़ने के साथ पेशेंट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और पहली चीज़ ये कि जहाँ पर सुविधा होती है वहाँ पर निश्चित रूप से पेशेंट वहीं जाता है जहाँ पर पूरी संपूर्ण सुविधा हो। हर हॉस्पिटल के अंदर हर सुविधा नहीं होती, हमारे पास A to Z सुविधा है। डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर हमारे पास ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे होते हैं, सीटी स्कैन होती है, एमआरआई होती है, टीएमटी होती है, ईजी होती है, यानी कि एक भी ऐसी सुविधा नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को दूसरी जगह जाना पड़े। एक बार यहाँ पर पेशेंट आ गया तो वो निश्चित रूप से उसको संपूर्ण जांच एक ही छत के नीचे मिल जाती है, तो वो बेनिफिट ज़रूर मिलता है। क्योंकि भैया हॉस्पिटल तो बहुत सारे खुल गए, लेकिन एक ही छत के जो सुविधा देता है पेशेंट निश्चित रूप से उसी के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब, 25 साल का करियर है आपका, उसके अंदर आपको क्या लगता है किस तरह के केसेस आपने हैंडल किए? कुछ लेटेस्ट ऐसे केसेस जिनको कि आपने हैंडल किया, क्या कुछ कहानी रही? भाई पिछले 25 साल के अंदर उस ज़माने के अंदर मेरे जब मैं फादर के साथ में अभी पिछले 20 साल अभी पिछले 5 साल से पहले मेरे फादर जो एक्सपायर हो उनके पहले मैं 20 साल से उनके साथ ही काम कर रहा था। और वो ऐसे टोंक के टाइकून थे जिनके पास सारे के सारे पेशेंट, मतलब एक भी ऐसा पेशेंट नहीं हुआ जिसके मतलब जिसका वो जो उनके पास नहीं आया हो। तो ऐसे कोई डिजीज़ बची नहीं है, भले ही हार्ट अटैक ले लो, भले ही आप हेड इंजरी ले लो, भले ही आप पेट के अंदर पानी निकालने का ले लो, फेफड़ों के अंदर पानी निकालने का, वो टीबी पेशेंट देख लो, कोई सा भी ऐसा मतलब अगर नहीं तो भी छोटी मोटी सर्जरी भी है तो वो भी करते थे साथ के अंदर, क्योंकि उस ज़माने में सर्जन भी कम थे, सारा काम ही एक भी डॉक्टर को करना पड़ता था। तो सारी के सारे हमने पेशेंट देखे हुए हैं और सारा का सारा सबका ट्रीटमेंट हुआ है और सबका सफलता पर ट्रीटमेंट करा है। सर, पहला केस कैसा था आपका? पहला केस कौन सा था? फर्स्ट केस हमारा
फेफड़ों के अंदर पानी निकालने का था, जिसको फादर मेरे साथ में थे, और उस टाइम कोई ऐसी कोई सुविधा थी नहीं दूसरी जगह जो पानी निकाला जाए। तो फादर ने कहा भाई ऐसा है कि अपनी यहाँ पर ही हॉस्पिटल खोला था, तो पहला केस हमारा पानी निकालने का आया था, तो हमने सफलतापूर्वक उसका फेफड़ों से पानी निकाला, उसका 8 महीने ट्रीटमेंट चला और बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, लोगों का कहना होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट खसोट होती है, क्या लगता है ये सही बात है या गलत बात? नहीं, ये बिल्कुल निराधार बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई लूट खसोट नहीं होती है। जहाँ भाई ऐसा है कि जो फैसिलिटी जो देता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई एक अमाउंट होता है जो उसको पेशेंट को देना ही होता है, और ये कि निश्चित चीज़ होती है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट को लिया भी नहीं जाता, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है और गहलोत नर्सिंग होम में तो आज तक किसी से फीस भी नहीं ली गई है। तो इसलिए ये सबसे हटके एक अलग ये पहचान बनाता है कि यहाँ तक आज तक किसी डॉक्टर ने कोई भी फीस ही नहीं। भाई दूसरी जगह आप कहीं भी जाओगे तो पहले आपको फ़ीस के पैसे देने पड़ेंगे, फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट के पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बाद दवाइयों के पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर केवल डायग्नोसिस की जो जांच होती है केवल उन्हीं के पैसे लगते हैं, बाकी कोई फीस नहीं लगती। तो सबसे इकोनॉमिक और सबसे सस्ता हॉस्पिटल आज के ज़माने के अंदर मैं समझता हूँ कि गहलोत नर्सिंग होम के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो देखा आपने, सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ और सबसे सस्ता काम गहलोत नर्सिंग होम का है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब हमने को यहाँ की पूरी फैसिलिटीज़ के बारे में इन्होंने बताया। ये वीडियो और ये जो डॉक्टर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी, ये आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।